पहले बताया था कि शिक्षकों का कार्यक्रम है। मेरी आदत है कि मैं कोई भी कार्यक्रम छोड़ दूं, लेकिन शिक्षा से संबंधित हो, विद्यार्थियों से संबंधित हो या शिक्षकों से संबंधित हो, वो इस तरह से जुड़े हुए हैं समाज से कि वो पावर हाउस है। हमारा एजुकेशन वो पावर हाउस है। अगर वहां पर असर आता है तो उसका असर हर दफ्तर में पहुंचेगा, हर फैक्ट्री में पहुंचेगा, हर चौराहे पर पहुंचेगा, हर गांव में पहुंचेगा। मैं ऐसा मानता हूं। अब वो बात दूसरी है कि शिक्षा का जो और जो शिक्षकों का उद्देश्य रहा है इस देश के अंदर, वो निश्चित रूप से वही उद्देश्य था जो राजा का उद्देश्य माना गया था। राजा का उद्देश्य था वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना, और शिक्षक नहीं थे, टीचर नहीं थे, प्रीचर थे, उपदेशक, जिन्हें पुरोहित कहिए या कोई जाति और वर्ण विशेष का नाम ले दीजिए। मैं किसी का भी महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ाना या घटाना नहीं चाहता नाम लेकर के। आप मुझसे कम नहीं जानते इस बारे में। वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिस शिक्षा का निर्माण किया गया, उस शिक्षा की स्थिति ऐसी थी, उसका उद्देश्य जो छुपा हुआ था, उसका उद्देश्य यह था कि कहीं लोग शिक्षित ना हो जाए, और वही शिक्षकों को भी मिल गया था। डर था कि चंद लोगों के अलावा कहीं लोग शिक्षित ना हो जाए। जब अल-बरूनी इस देश के अंदर आया 10वीं-11वीं शताब्दी, तो उसने नोटिस किया, लोग ये समझते हैं कि इनके जैसा धर्म कहीं नहीं है, इनके जैसा ज्ञान कहीं नहीं है, इनके जैसा विज्ञान कहीं नहीं है, इनके जैसे संस्कृति कहीं पर नहीं है, इनके जैसा दर्शन कहीं नहीं। अगर ये लोग कहीं आए जाए बाहर, तो ऐसा नहीं है कि ये बौद्धिकता में कम है, लेकिन ये कहीं आते जाते नहीं है। ये अपने इसी संकीर्णता में रहते हैं, इसी गर्व में रहते हैं। और इसके पीछे कारण ये रहा, एक म्लेच्छ कंसेप्ट था वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कि जो भी इस क्षेत्र को, जहां की वर्ण व्यवस्था लागू है, इस क्षेत्र को छोड़ करके जाएगा बाहर या बाहर से यहां आएगा, वो म्लेच्छ कहलाएगा। अब म्लेच्छ का शुद्धिकरण बड़ा ही गंदे तरीके से होगा। कैसे उसको दोबारा से शामिल किया जाए वर्ण व्यवस्था में, उसका शुद्धिकरण कैसे हो, पंचगव्य के द्वारा होगा, एक दूसरी डिबेट मैं नहीं खोलना चाहता। अब उस शुद्धिकरण के, उसे शुद्धिकरण कहिए या अशुद्धिकरण कहिए, लेकिन यह तय हो गया कि कहीं बाहर नहीं जाएगा। जबकि आवागमन या भ्रमण या टूरिज्म, यात्रा करना शिक्षा का सबसे बड़ा वाहन है। हमारे पास इतिहास नहीं होता। अगर इस देश के अंदर फाहियान ना आया होता, उसने किताब लिखी फोको की, इंसान ना आया होता, किताब ना लिखी होती सीयू, उस किताब के ऊपर आधारित अलेक्जेंडर कनिंगम ने और जेम्स प्रिंसेप ने खोज ना की होती, तो बुद्धिज्म भी और सम्राट अशोक की लिखी देखने को ना मिलती। द वंडर दैट वाज इंडिया, एल वैशन ने किताब लिखी, वही हम सब पढ़ करके IAS, IPS, PCS, TPS। इतना बड़ा विकास हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, इतिहास जान करके, और वो चाइना में, किसी भी देश में, यहां के लोग बाहर नहीं जा पाए। जो गए थे, थोड़े बौद्ध गए थे, वो वहीं बस गए। उस म्लेच्छ कंसेप्ट के डर के मारे लोग बाहर नहीं गए, ना कुछ सीख करके आए, जो था यहीं के अपनी ग्राम व्यवस्था को ही मानते चले गए, उसी में रहते रहे। ये स्थिति हो गई, और शिक्षा की जो दुर्गति हुई, वो जो चीजें नोटिस की थी अल-बरूनी ने, कि यहां के वो लोग जो शिक्षा के ठेकेदार हैं, वो लोग ही जिम्मेदार हैं पूरी तरह से। और आप देखिए आज भी वो शिक्षा के साथ क्या हाल कर रहे हैं, उसकी जरा तुलना करिए। शिक्षा की तुलना करिए
थॉमस बेबिंगटन मैकाले के नाम सुना होगा आपने, कोई ऐसा पढ़ा लिखा आदमी जिसने नाम ना सुना हो। उसको यहाँ के शिक्षक भी, नेता भी और यहाँ के सेलिब्रिटी सब गाली देते हैं कि मैकाले ने इस देश का सत्यानाश कर दिया, हमारी संस्कृति का सत्यानाश कर दिया। मैकाले की हाउस ऑफ कॉमन्स की स्पीच है कि हम लोग भारत के अंदर यूरोपियन एजुकेशन अंग्रेजी के ऊपर आधारित लागू करने जा रहे हैं, लेकिन ये एक डर है कि वहां के लोग शिक्षित होकर के अंग्रेजी शिक्षा पढ़ करके एक दिन हमारे लिए खतरा बनेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे, पार्लियामेंट मांगेंगे, सुप्रीम कोर्ट मांगेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मांगेंगे, राइट टू वोट मांगेंगे। यह खतरा तो है, रिस्क है, लेकिन जिस दिन ऐसा होगा वो दिन ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, ब्रिटेन के लोगों के लिए गर्व का दिन होगा। सी हिज ग्रेटनेस, उसकी महानता देखिए। उसने कहा हमारे लिए खतरा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जागरूकता आनी चाहिए। हम कहते हैं उन्होंने हमें गुलाम बनाया, सही मायने में हमें अगर किसी ने आजाद बनाया है, हमें संविधान लिखने की आजादी दी, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले स्कूल खोल सके, कुआं खोल सके, तो वो पेशवाओं के कारण नहीं खोल पाए थे, वो किसी धर्मशास्त्र की वजह से नहीं खोल पाए थे, किसी भी धर्म ने उन्हें आजादी नहीं दी थी इतनी। अगर वो आजादी मिली थी, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले टीचर बन पाए, पढ़ा पाए हम लोगों के, पेरियार अंधविश्वासों के खिलाफ काम कर पाए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान बना पाए, तो उसका आधार अंग्रेजी साम्राज्य था। और मैकाले की वही नीति थी जिस नीति ने यह खतरा मोल लिया था। और आज दूसरी तरफ देखिए, वर्ण व्यवस्था के ठेकेदार आज भी चाहते हैं कि शिक्षा का केंद्रीकरण हो जाए, इसलिए कि आरक्षण निष्प्रभावी हो जाए और ठेकों का विकेंद्रीकरण हो जाए, ताकि हमारे लोगों को वहां पर शिक्षा के केंद्र खोलने के मौके मिल जाए, बहुजनों से दूर हो जाए। उन्होंने जाति को समस्या नहीं बताया, उन्होंने आरक्षण को समस्या बताया। जाति खत्म करने में किसी भी जज का, किसी भी नेता का, किसी भी बाबा का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस देश के अंदर। बाबा साहब ने चीजों को समझा, पकड़ा, संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डाले ताकि लोगों को शिक्षा का अधिकार मिले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 86 में संविधान संशोधन से आपको अनिवार्य कर दिया 21 एज जोड़ करके, लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था के ठेकेदार लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरह से भी गरीब आदमी का बच्चा शिक्षित ना हो जाए। कभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो उसको किस तरह से मैनिपुलेट करना है, कुछ नहीं, आप शिक्षा की परिभाषा ही बदल दो, शिक्षा की परिभाषा बदल दो, राष्ट्र की परिभाषा बदल दो, लोकतंत्र की परिभाषा बदल दो। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर के विद्वान बुलाए गए और बताया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आप डायरेक्टर बन जाओ। अब वो खोजते क्या है? वो ऐसी खोज खोजते हैं जो चीज आधार रूप में चमत्कारिक है या पौराणिक है, अनैतिहासिक है या अवैज्ञानिक है। सारी चीजें वो एक्सपेरिमेंट जहां हम खड़े हुए हैं इस नगर में भी किया गया और वो सफलता भी ले रहे हैं। भीड़ हमारी ही रहती है, चढ़ावा हमारा ही रहता है, लेकिन फिर भी सफलता उनकी वर्ण व्यवस्था को मजबूती के रूप में मिल जाती है। ये स्थिति है। बाबा साहब का सिंपल नारा शिक्षित बनो वाला, उसका किस तरह से उन्होंने सत्यानाश ढूंढ रखा है। प्राइवेट कॉलेज की फीस बढ़ा दीजिए, सरकारी स्कूल की क्वालिटी गिरा दीजिए। संगठित बनो का कैसे किया? संगठित करने वाला जो नारा उसका इस तरह करा, ये लोग इकट्ठा होकर के कहीं भी मीटिंग ना कर पाए। आपको याद होगा 30-40 साल पहले कोई भी अनुमति की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन जब से अम्बेडकरवाद आया, अकेले 14 अप्रैल के ही कार्यक्रम बहुत सारे होने लगे, फिर 6 दिसंबर के होने लगे, उसके बाद ज्योतिबा फुले भी आ गए, सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस बनने लगा, अबुल कलाम आजाद का बनने लगा, पेरियार का भी नॉर्थ इंडिया में बनने लगा। इतना देखा गया कि इतने सारे कार्यक्रम आ गए। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अनुमति
की आवश्यकता पड़ेगी। भारतीय संविधान में किसी भी जलसे को इकट्ठा होने के लिए अगर वो अनार्म्ड असेंबली करते हैं, कहीं अनुमति की आवश्यकता है? तो संविधान पढ़ेगा, कहीं अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने इतना कर दिया कि कमरे के अंदर भी अगर करेंगे, कमरे के अंदर भी करेंगे तो अनुमति लेंगे। पूछे भाई ये संविधान कहां इसको कहता है? संविधान तो नहीं कहता, लेकिन हम लोग भी लेने चले जाते हैं और वो उसको रोक भी देते हैं अपनी मर्जी से, बहाना हटा करके। अब हमारा जो कार्य करता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, जाके चौकी इंचार्ज के उसको सर कहेगा बात करके, सर दे दीजिए कार्यक्रम की अनुमति। अगर कोई हमारा प्रोफेसर है, लेक्चर है, वो कहे साहब हमारा प्रांतीय सम्मेलन है, तो चौकी इंचार्ज को भी, सिपाही को जाकर के बोलेंगे सर हमें अनुमति दीजिए। और भी देखिए संगठित बनने के खिलाफ षड्यंत्र। 2008 में एक ऐसा आदेश कराया सरकार से कि अगर अपने ड्राइंग रूम में भी आप मूर्ति लगवाएंगे, यह आदेश जो मूर्तियों के खिलाफ बादशाह थे, जिन्होंने मूर्तियों की खिलाफत की थी, उन्होंने भी कभी ऐसा आदेश नहीं किया। उन्होंने भी कहा तुम्हें लगानी है मूर्तियां, लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा आदेश किसने नहीं किया। तोड़ने के आरोप लगते रहे जो ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा आप अगर ड्राइंग रूम में भी मूर्ति लगाएंगे, निजी खेत में भी मूर्ति लगाएंगे, अपने बाप की, दादा की, किसी की, कुछ नहीं होगा। अगर देवी जागरण कराना है तो कहीं करा लो, आप रास्ता रोक के करा लो, हाईवे पे करा लो, कहीं करा लो। लेकिन अगर टीचर्स इकट्ठा हो जाए समस्या इकट्ठी करने के लिए ना, टीचर्स का इकट्ठा होना कहीं ऐसा